तो स्प्रिंग ना कुछ ऐसी होती है, देखो इस तरीके से होगी, देखो इसे हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और कई बार इसके इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नाम है इसे बोलते हैं लीनियर स्प्रिंग। स्प्रिंग एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती है। इसको बोलते हैं लीनियर स्प्रिंग, कई बार हेलिकल स्प्रिंग बोल देते हैं और हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। और भी स्प्रिंग होती है, टॉर्शनल स्प्रिंग बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा कपड़े, जो कपड़े लगाते हैं ना, जब कपड़े सुखाने के लिए आप देखते हैं वो एक बैंड लगाते हैं, देखा होगा, क्या बोलते हैं उसे, क्लिप बोलते हैं ना, उसमें भी एक स्प्रिंग लगी रहती है, देखा होगा। वो लीनियर स्प्रिंग नहीं होती, उसे बोलते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग, ठीक है। वो दूसरी स्प्रिंग होती है, दूसरे टाइप की स्प्रिंग। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो है लीनियर स्प्रिंग, ओके। तो अब लीनियर स्प्रिंग की खास बात क्या है, खास बात क्या होती है, मान लीजिए आपने एक एंड क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ऐसे, और इधर ऐसे खींच रहे हो, मान लीजिए आप 100 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हो, तो ये क्या होगी, इलोंगेट करना स्टार्ट करेगी। जब आप खींचते हो 100 न्यूटन फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, तो ये इलोंगेट करना स्टार्ट करेगा, तो इसका जो शेप होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि अगर आप खींच रहे हो, आप ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, तो ये आपको भी अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है। अगर आप देखोगे, आप अगर पुल करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करती है। ये आपने देखा होगा, इमेजिन किया होगा, इमेजिन के आप खुद भी देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लेना, एक हिस्सा जो है फिक्स कर देना और दूसरे हिस्से को खींचने की कोशिश करना, तो ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग भी आपको खींच रही है। तो ध्यान देना, स्प्रिंग का ये जो हिस्सा होता है, लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ऐसे, ठीक है। आप खींचते हो स्प्रिंग को इधर ऐसे 100 न्यूटन, ध्यान देना। बैटरी में 100 न्यूटन मत लो, ना लो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान देना, नाम दे रहा हूँ इस फोर्स को बोला जाता है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है स्प्रिंग पे, ठीक है, आया समझ में। और मान लीजिए एक्सटर्नल एजेंट है, ध्यान देना, ठीक है। तो स्प्रिंग भी एक्सटर्नल एजेंट पे एक फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप इसे खींच रहे हो, आप खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो खींचना नहीं चाहते, कहने का मतलब ये भी है, ठीक है। वो खींचना नहीं चाहते, वो इलोंगेट नहीं होना चाहते। इसलिए क्या होता है, स्प्रिंग को अगर आप इलोंगेट करके छोड़ देते हो तो अपना शेप रिगेन कर लेती है। बात आई समझ में। अब ये जो फोर्स होती है आप कैसे निकालोगे कि कितनी लग रही है, कितनी लगती है ये फोर्स, तो क्या होता है, एक सिंपल सी चीज होती है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। स्प्रिंग जब भी आप खरीदने जाते हो तो जो जहां से आप खरीद रहे होते हो, तो वो जो शॉपकीपर है या जो भी दुकानदार है, हार्डवेयर की शॉप से अगर आप खरीदते हो तो वो आपसे पूछेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितने होता है। आप बताओ कि आपको जो स्प्रिंग चाहिए वो कितनी लंबी चाहिए, सबसे पहले तो पूछेगा कितनी लंबी चाहिए, और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट कितना चाहिए। तो जब भी वो पूछ रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना चाहिए, तो वो क्या पूछ रहा है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग पूछ रहा है। के से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये मटेरियल इसकी प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी। अब ये किस पे डिपेंड करती है, बहुत चीजों पे करती है।
ये एक इंजीनियरिंग का पार्ट है। आप इंजीनियरिंग जब करोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आपको पता चलेगा कि किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। अभी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा एनएलएम में, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब मैं स्प्रिंग कर रहा हूं। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या, मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, ध्यान देना। मान लीजिए आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऐसे होता है, ध्यान देना, 50 न्यूटन पर मीटर, ऐसे आप याद रखोगे, 40 न्यूटन पर मीटर, 30 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके बारे में बात करूं तो इसका मतलब ये है कि 50 न्यूटन पर मीटर 1 मीटर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर स्प्रिंग 1 मीटर इलोंगेट होती है तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, 50 न्यूटन। इसका मतलब ये होता है। आया समझ में क्या है मतलब? समझ में? यहां समझ लो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इफ स्प्रिंग elongates by 1 meter, it will apply 15 Newton restoring force. इसका उल्टा मतलब भी क्या होता है, इसका एक और मतलब बता देता हूं। इसका मतलब कि अगर आपको स्प्रिंग को 1 मीटर खींचना है बहुत धीरे धीरे, जैसे ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये है स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। हाँ फिर बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, कितना मत करो, कौन सा बताऊँ। इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट मींस अगर मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर, एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट k न्यूटन पर मीटर ऐसे, और k की वैल्यू है 50 ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 50 न्यूटन? तो इसका मतलब होता है कि स्प्रिंग जब इलोंगेट होगी, ऑब्वियस सी बात है, अपने आप तो इलोंगेट नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर स्प्रिंग 1 मीटर इलोंगेट हो जाती है तो स्प्रिंग कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी आप पे, या कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, तो आप क्या बोलोगे, 50 न्यूटन। इसका मतलब ये, बात समझ में आई? इसका उल्टा एक और मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर, एक और मतलब है, ये पहला मतलब था, ध्यान देना, मीनिंग्स बता रहा हूं। इसका ये भी मतलब है कि अगर आपको स्प्रिंग को, ये है इसकी नेचुरल लेंथ समझ में आ गई होगी। जब स्प्रिंग खरीद के लेके आते हो तो एक लेंथ होती है उसकी, होती है नेचुरल लेंथ। अब अगर आपने इस पे फोर्स लगाई और ये इलोंगेट हो गई, इतना, कितना इलोंगेट हो गई, 1 मीटर। आपने फोर्स लगाई बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से लगा रहे हो फोर्स, ध्यान देना, आराम आराम से फोर्स लगा रहे हो और 1 मीटर इलोंगेट कर दिया। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर 1 मीटर इलोंगेट करना है आपको तो 50 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। आया समझ में कि नहीं? दो मतलब होते हैं इसके। आप कौन सा जनरली याद रखोगे, ये वाला, मैं दो मतलब बता रहा हूं आपको। अगर स्प्रिंग को स्लोली खींचना है, इफ वी वांट टू इलोंगेट स्प्रिंग, दोनों चीज आ जाएंगी इसमें, इलोंगेट और कंप्रेशन, दोनों चीजें लिख लेना, ठीक है ना। कंप्रेशन, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस भी हो जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन हेलिकल स्प्रिंग जो होती है ना, जो स्प्रिंग ऑफ बजाज, जैसे पेन में जो स्प्रिंग होती है, वो दोनों काम करती है, मतलब इलोंगेट भी हो सकती है और कंप्रेस भी हो सकती है। लेकिन जो साइकिल में स्प्रिंग लगी होती है, आपने देखा होगा साइकिल में स्प्रिंग लगी रहती है स्टैंड में, वो कंप्रेस नहीं हो पाती, वो बिल्कुल ऐसी होती है रिवर्स। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, इलोंगेट हो सकती है। So if we want to elongate or compress spring by 1 meter very slowly, दोनों
लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ वेरी स्लोली, स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे। देन यू हैव टू अप्लाई 50 न्यूटन फोर्स टू दिस स्प्रिंग। दो मतलब होता है, आप कौन सा याद रखोगे? पहले वाला, ठीक है। दूसरा वाला भी याद रखना है, ऐसा नहीं, लेकिन पहले वाला ज्यादा इजीली समझ में आता है। अब इसी में दो चीजें और, ये चीज समझ में आई, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं बताइए? हाँ, दोनों एक ही बात है, एक्चुअली दोनों एक ही बात है, उसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मैंने दोनों समझाई है ताकि क्लियरिटी रहे। अब थोड़ा समझना इस चीज को। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, आप खुद मुझे बताना कि ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। ये पहली स्प्रिंग होगी, फर्स्ट स्प्रिंग। दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। आप बताओ, पहली स्प्रिंग को 1 मीटर खींचने के लिए बहुत स्लोली आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? स्लोली स्लोली खींच रहे हो, बताओ। फर्स्ट स्प्रिंग को 1 मीटर इलोंगेट या कंप्रेस करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 50 न्यूटन। दूसरी 500 न्यूटन, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी स्प्रिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कौन सी स्प्रिंग आराम से इलोंगेट होगी, सोचो। फर्स्ट वाली, क्योंकि समझने की कोशिश करो, आप तो फोर्स लगा रहे हो, आपका काम तो फोर्स लगाना है, ठीक है। आप पहली स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हो 1 मीटर बहुत स्लोली, लेकिन सिर्फ आपको 50 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ रही है, और दूसरी में 500 न्यूटन। तो पहली वाली तो आराम से इलोंगेट होगी, दूसरी वाली नहीं हो पाएगी। तो जो पहली वाली स्प्रिंग है, क्योंकि वो आराम से इलोंगेट हो रही है, तो इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल स्प्रिंग। फ्लेक्सिबल मतलब आराम से, फ्लेक्सिबल समझ सकते हो मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब जो आराम से इलोंगेट या कंप्रेस होते हैं। ऐसी कई स्प्रिंग होती हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे पेन की जो स्प्रिंग है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, आराम से इलोंगेट होती है। लेकिन अगर आपने क्या बोलते हैं, मान लीजिए शॉक ऑब्जर्वर में जो स्प्रिंग लगी रहती है मोटरसाइकिल में देखी होगी, उसे आप इलोंगेट करने की कोशिश करो, हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि उसे 1 मीटर इलोंगेट करने में बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है उसका, समझ में आया कि नहीं? और ये वाली जो स्प्रिंग है, क्योंकि इसे 1 मीटर इलोंगेट करने में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो इसको बोला जाता है स्टिफ स्प्रिंग। स्टिफ है, स्टिफ समझते हो ना क्या होता है? कड़क है। ये पॉइंट याद रखना, यहां लिख दे रहा हूं नोट में। दो स्प्रिंग whose spring constant is larger is called stiff spring, and those spring whose spring constant is less is called flexible spring. तो जब भी आप कंपेयर करोगे, मान लीजिए दो स्प्रिंग दे दिए जाए, ठीक है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट देख के बता सकते हो कि कौन सी फ्लेक्सिबल है, कौन सी स्टिफ है। बात समझ में आ गई? स्प्रिंग के लिए फिलहाल अभी इतना ही काफी है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं एक फॉर्मूला बताना भूल गया, अब ध्यान देना। फॉर्मूला क्या था कि, ध्यान से समझना, ये जो प्रॉपर्टी है के, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है।
मान लीजिए किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन मीटर, तो समझ जाना इसके दो मतलब है। 1 मीटर इलॉन्गेट करने में 50 न्यूटन फोर्स लगाएगा वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो स्प्रिंग, ठीक है ना। इसका मतलब ये, ठीक है। तो ध्यान देना रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है आप हमेशा स्प्रिंग को 1 ही मीटर इलॉन्गेट करो। एक बहुत बड़ी स्प्रिंग है और काफी ज्यादा इलॉन्गेट हो सकती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है 2 मीटर। अब सोचो 1 मीटर इलॉन्गेशन करने में ये 50 न्यूटन फोर्स लगाती है। सोचो 2 मीटर में कितनी लगाएगी, अगर 2 मीटर आपने इलॉन्गेट कर दिया। 100 न्यूटन, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लीनियर है, ठीक है ना। इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर स्प्रिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर स्प्रिंग, क्योंकि जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स ये लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियरली। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या हुआ, ध्यान देना रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, ध्यान देना। के क्या देगा, के देगा, जब मैं बोल रहा हूं के क्या है, के है 1 मीटर इलॉन्गेशन जब आप करोगे या कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, के न्यूटन, यही स्प्रिंग कांस्टेंट है। लेकिन मान लीजिए मैं x मीटर इलॉन्गेट करूं, x अब कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, बात आ रही है समझ में। 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो कितना इलॉन्गेट, कितनी फोर्स लगाएगी, k इंटू एक्स। बात आ गई समझ में। तो आप क्या करोगे, सिंपल k को x से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी दी रिस्टोरिंग फोर्स। यहां तक आ गया समझ में कि नहीं, बताओ मुझे। ठीक है, 1 मीटर इलॉन्गेट करोगे या कंप्रेस करोगे तो कितनी फोर्स लगाएगी, k न्यूटन। x मीटर करोगे तो कितना, k इंटू एक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर स्प्रिंग। समझ में आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको k दे दिया जाए, k तो प्रॉपर्टी है तो वो तो मिलेगा ही डेफिनेटली, आपको पता ही होगा, हर एक क्वेश्चन में पता रहता है k, ठीक है ना, k पता ही होगा। और अगर ये दे दिया जाए कि कितना इलोंगेट कर रही है या कंप्रेस कर रही है, तो आप झट से बता दोगे कितनी रिस्टोरिंग फोर्स को लगा रही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहीं पे करवा रहा हूं एग्जांपल। इफ द स्प्रिंग is having spring constant of 10 Newton per meter, when a force is applied by external agent, it will elongate. Simple question है, ध्यान देना, it will elongate 10 centimeter. Find out the restoring force applied by spring. स्प्रिंग कितना रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी, क्या आंसर होगा, k इंटू एक्स। k कितना, k है 10 न्यूटन पर मीटर और x कितना है, इलोंगेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना ये है न्यूटन पर मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो बेटर ये है कि आप एक को चेंज कर लो। जैसे ये सेंटीमीटर है, जैसे मीटर में चेंज कर लो। आप मीटर में चेंज करना आता है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड कर एक। बेटर ये है कि आप इसी तरीके से करो, कितना आएगा 1/10 मीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, a is 10, x is 1/10, आंसर कितना आ गया 1 मीटर। मतलब इतनी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी अगर इसे सिर्फ कितना इलॉन्गेट किया जाए, 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, ठीक है ना। आई होप समझ में आया सभी को।
ओके, चलिए अब यूज करते हैं स्प्रिंग को। कहाँ यूज करेंगे? हाउ टू मेजर दी मास बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। देखिए कैसे बैलेंस, कैसे जो है इसे यूज किया जाता है। तो मैंने पिछली बार बताया था आपको स्प्रिंग बैलेंस कैसे बनाना होता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है इस तरीके से तरीका है, ये दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, यहां तक तो एक स्प्रिंग लगा के रखी, देखो ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये तो स्प्रिंग हो गया। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहता है, नीचे एक हुक है, और हुक में आप क्या डाल सकते हो, जिस मास को आपको मेजर करना है वो डाल सकते हो। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया जाएगा, इस तरीके से बनाया होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है बता देता हूँ। यहाँ पे एक स्केल बना लेना, एक मीटर स्केल बेटर है, मीटर स्केल ले लेना। मीटर स्केल ले लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको, अगर आपको मेजर करना है, मास मेजर करना है, ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करोगे, हुक में कोई मास नहीं रखोगे, कोई मास नहीं रखोगे हुक में। ठीक है, कोई मास नहीं रखना है। ठीक है, ये जो पॉइंटर है इसके सीध में रीडिंग देख लेना कि ये कहाँ पे शो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ और इसने शो कर दिया कुछ x1 शो किया। जैसे मान लीजिए x1 आ गया, ये जो पॉइंटर है ये 30 सेंटीमीटर पे जाके अटक गया, तो आप नोट डाउन कर लेना, ये x1 नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये जो x1 है ये क्या होगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x1 will be the natural length of this spring। नेचुरल लेंथ। क्यों? क्योंकि अभी कोई इलोंगेशन तो हुआ नहीं है, मास अटकाओगे लटकाओगे तभी तो इलोंगेशन होगा ना। तो x1 क्या होगी, नेचुरल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, मैं साइड में बना देता हूँ, ध्यान देना, साइड में बना रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, मास लटका दोगे। अब जैसे ही मास लटकाओगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लॉन्गेट कर जाएगी ऐसे। ये मास लटका दिया, तो जैसे ही आप मास लटकाओगे तो ये थोड़ा सा इलोंगेट करेगी। इलोंगेट करेगी तो क्या होगा, ये जो पॉइंटर है जो लगा हुआ था, ये पॉइंटर थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, नीचे खिसकेगा। नीचे खिसकेगा तो आप क्या करोगे, फिर से वही काम करोगे कि ये जो स्केल था इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ बैटरी। फिर से आप क्या करोगे, इसमें एक सीधी लाइन खींचोगे यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं पे तो जाके जो है रुकेगा, पॉइंटर यहाँ पे रुकेगा, तो ये आप रीडिंग ले लोगे कि कितना है। x2 क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ ऑफ। आया समझ में सभी को? ये दो काम आपको करना है। जैसे ही आप ये दो काम करते हो तो आपका काम खत्म हो जाता है। बस अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले में डालना है और कैलकुलेशन कर देनी है। देखना जरा क्या है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। अच्छा, अगर x1 x2 पता है तो आपको ये पता चल गई कि इलोंगेशन कितनी होगी। कौन बताएगा इलोंगेशन इसमें कितनी होगी? कितनी होगी बताएगा? स्ट्रिंग में कितना इलोंगेशन आ गया? x2 माइनस x1, बहुत बढ़िया। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, x2 माइनस x1। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देना, क्या इलोंगेशन स्प्रिंग आपको पता है? यस, x1 x2 आपको कहां से मिलेगी? ये जो लीनियर स्केल है, मीटर स्केल बोल लेते हैं कई बार इसे, मीटर स्केल आपको x1 x2 की रीडिंग दे देगा।
वो आपको पता है, ध्यान देना, इट इज नो। अब होगा क्या, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फोर्स के बैलेंस पे काम करता है। तो फोर्स कैसे बैलेंस करेगी, ध्यान देना, ये जो मास है इसको अर्थ अपने नीचे की तरफ खींचेगी, कितनी फोर्स के साथ, mg, नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और स्प्रिंग जैसे नीचे की तरफ खींचेगी तो स्प्रिंग क्या लगाएगी, मास पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, कोशिश करेगी वो ऊपर खींचने की। आया समझ में, अर्थ मास को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, कितनी फोर्स के साथ, mg, ठीक है। और स्प्रिंग में क्योंकि इलोंगेशन आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ खींच रहा है, मास किससे अटैच्ड है, स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग इलोंगेट करेगी, और स्प्रिंग जब इलोंगेट करती है तो रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है। रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में, वो कोशिश करती है अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करने की। स्प्रिंग जो है कोशिश करेगी अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करने की, तो ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट कर देगी। कितनी लगेगी, लगेगी, ध्यान देना, k इंटू x2 माइनस x1। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी पता होगा स्प्रिंग का, x2 माइनस x1 इज द इलोंगेशन। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप रीस्टोरिंग फोर्स निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ तक आया समझ में सभी को, हाँ जी बता दो जरा। ओके, तो बैलेंसिंग कैसे होगी, पॉइंटर कब रुकेगा, तो पॉइंटर तभी रुकेगा जब mg क्या हो जाएगा, k x2 माइनस x1 के इक्वल। समझ में आया, फोर्स क्या होगी, बैलेंस करके ना, अर्थ की फोर्स और स्प्रिंग की, अर्थ लगा रहा था नीचे की तरफ, मास पे अर्थ लगा रहा था फोर्स नीचे की तरफ, और स्प्रिंग कहां लगा रही है, ऊपर की तरफ। दोनों अगर बैलेंस करेगी तो पॉइंटर मास जो है रुक जाएगा जाके। तो अब आपको क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, आपको मास निकालना है। तो मास को क्या जाएगा, मास हो जाएगा k x2 माइनस x1 बाय g। अब बताओ क्या क्या पता है, क्या क्या पता है, जी पता है कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के भी पता होगा, के क्या है, स्प्रिंग, बाई स्प्रिंग तो आप ही खरीद के लेके आए हो, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता ही होगा। और x2 माइनस x1 रीडिंग कौन दे देगा, मीटर स्केल दे देगा। इससे आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल लो। यस, समझ में आया कि नहीं, सिंपल तरीके से समझाया, इसी तरीके से स्प्रिंग बैलेंस काम करता है, ठीक है। आजकल क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस थोड़े से मॉडर्नाइज हो गए हैं, हर जगह कहाँ क्या हो रही है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रही है, क्योंकि कैलकुलेशन कौन करे, है ना। लेमन्स टर्म में देखे जाए, लेमन्स टर्म में, कि लेमन जो आदमी है, सिंपल आदमी है, वो कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन फिजिसिस्ट जो होते हैं, जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके आप मास निकाल सकते हो अगर आप खुद बनाना चाहते हो। बात आगे समझ में, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सिंपल मेजरमेंट इस तरीके से, ऑफ कोर्स अगर मेजर कर रहे तो एरर तो आएगी, एरर से आप बच नहीं सकते, इसलिए एरर एनालिसिस होता है। एरर एनालिसिस इसके बाद जो है नया जो टॉपिक होगा वो एरर एनालिसिस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो न्यूमेरिकल करवा लेता हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा। न्यूमेरिकल देखो क्या है, समझना इस चीज को, आप खुद कैलकुलेट करके दिखाओ। इफ द मास इज attached to a spring, the pointer shows a reading of 60 centimeter
ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग is 50 centimeter and spring constant use spring constant, it is spring constant 10 Newton per meter. Find out the mass. मास बता दीजिए क्या होगा। अब देखो अगर आप ढंग से समझोगे तो आपको एकदम क्लियरिटी होगी। x1 कितना होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। x2 मास लगाने के बाद कितनी रीडिंग दिखा रहा है पॉइंटर 60 सेंटीमीटर, तो इलॉन्गेशन कितना है स्प्रिंग कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके 10 सेंटीमीटर जो इलॉन्गेशन है। अब बहुत सिंपल है, ये जो मास है इसे अर्थ नीचे की तरफ खींचेगा और स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगा। जब ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे तो आप मास कैलकुलेट कर पाओगे। मास कितना आ जाएगा mg आ जाएगा k x2 माइनस x1, m आ जाएगा k x2 माइनस x1 बाय g। अब वैल्यू पुट करके देख लो एक बार। लेट्स टेक g इज इक्वल टू 10, इजी कैलकुलेशन के लिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर मीटर। दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट k 10 हो गया, x2 माइनस x1 कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 बाय 100 मीटर, 10 बाय 100 मीटर डिवाइडेड बाय g कितना है, g भी 10 ही है। तो मास पता चल गया, मास कितना आ गया 100 बाय 1000, दैट इज 1 बाय 10 kg। और ग्राम में कितना आ गया 100 ग्राम। समझ में आया क्या? यस समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मास, टू मेजर द मास, ठीक है। आया समझ में? ऑफ कोर्स ये जो कैलकुलेशन है ये जरूरत पड़ती नहीं है। क्या होता है कि जो वेइंग मशीन होती है स्प्रिंग बैलेंस वो अपने आप ही दे देती है ना, रीडिंग शो करके दे देती है 10 केजी 20 केजी वो खुद दे देती है, तो उससे आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, ठीक है। कि कैलकुलेशन सिर्फ मैंने करके बताई है कि आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड। हमने ये डायरेक्ट मेथड देखा, दिस इज द डायरेक्ट मेथड, ये दोनों डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड देख लेते हैं, ठीक है। indirect method to measure the mass। अब दो मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड कहाँ यूज किया जाता है, जब आपको बहुत कम मास मेजर करना हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा मास मेजर करना हो, जैसे मास ऑफ हेवनली बॉडीज, प्लैनेट का मास ऑफ एटम मेजर कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, इट इज यूज्ड measure
ईदर वेरी स्मॉल मास, स्मॉल मास यानी कि क्या, यहाँ लिख देता हूं मास ऑफ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और टू मेजर mass of heavenly bodies, like mass of planet, mass of planet। तो अब एक एक करके बताता हूँ। देखो अब मैं वैसे आपको बताऊंगा कौन सा हेवनली बॉडीज के बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एटम का भी जो है मेजर किया जाता है, ठीक है, बाय इनडायरेक्ट मेथड, बट वो मेथड जो है 12th में है आपके, ठीक है, 11th में नहीं, ठीक है। बस मैं उसका नाम बता दूंगा और नाम से ही आप याद रखना, क्योंकि वो 12th में आएगा तो 12th में ही पढ़ोगे आप, ठीक है। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहला मास ऑफ वेरी या मास ऑफ एटम, बेटर मास ऑफ एटम is calculated by an instrument। देखो इंस्ट्रूमेंट है बट इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं हुआ क्योंकि ये रीडिंग नहीं देगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मास ऑफ द एटम इज कैलकुलेटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, इसका नाम याद रखना, स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा सर। यस, स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, पता नहीं स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं, शायद स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, मीटर मत लिखना, स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, ठीक है, मीटर मत लिखना, स्पेक्ट्रोमीटर कहीं और यूज होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए, स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। ये है एक्चुअल में, मैं बता सकता हूँ, मुझे पता है किस तरीके से कैलकुलेट होता है, लेकिन क्या होता है ना, बेटर ये है कि आप इसे ना ही करो क्योंकि इससे क्या टाइम ही जाएगा, कोई पूछेगा नहीं इसे। जब आप 12th में आओगे तो जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो तो मैग्नेटिज्म में ये स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ाया जाता है और वहां पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे बोला जाएगा कि Na पॉजिटिव का मास निकाल के दिखाओ, Na पॉजिटिव मतलब सोडियम आयन का मास निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सोडियम आयन मतलब सोडियम का एक छोटा सा एटम जिसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हो, निकाल दिया गया, तो अब ये छोटा है, एक छोटा सा एटम है, उसका मास निकालना पड़ता है, वैसे ही प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो मैं ज्यादा स्पेक्ट्रोग्राफ में जा नहीं रहा, ठीक है, जरूरत नहीं है, वो आप 12th में आप पढ़ोगे, ठीक है, जरूरत नहीं है। दूसरा, मास ऑफ हेवनली बॉडीज is calculated by Newton's law of gravitation। इनडायरेक्ट मेथड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई थ्योरी यूज करनी पड़ेगी, बल्कि ये थ्योरी नहीं है, इट इज अ लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप हेवनली बॉडी का मास मेजर करना चाहते हो। अच्छा कैसे करेंगे ये भी बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें लेकिन समझ में आएगा क्या है। मान लीजिए आपका अर्थ है, ये अर्थ है आपका, ये पूरा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ,
मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इंसान खड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों चीज लेता हूँ, ME मास ऑफ अर्थ है, ये आपको मेजर करना है, ठीक है। मैं मेजर करके दिखाऊंगा ढंग से देखिए। और ये जो आदमी है इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसका मास छोटा सा है, मास ऑफ बॉडी या पार्टिकल। अच्छा, अब हमें पता है, सभी को पता है कि अर्थ जो है इस आदमी को सेंटर की तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी इस तरफ। कौन बताएगा कितनी फोर्स से खींचती है? यस बताएगा तो? ना ना ना, 9.8 न्यूटन नहीं, 1 केजी। अगर 1 केजी मास होगा तो 9.8 mg। mg, हाँ, मास ऑफ द पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर मैं ये है रेडियस ऑफ अर्थ RE, तो ध्यान देना इसी फोर्स को mg को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एक मास दूसरे मास पे कितना फोर्स लगाता है, Gm1m2/r², ठीक है। तो अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊं, देखना, G मास ऑफ अर्थ, ये पहला मास, दूसरा मास m, ठीक है, मास ऑफ द पर्सन इनटू मास ऑफ द अर्थ, ये m1 m2 हो गए। और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक्चुअली में सेंटर का डिस्टेंस दिया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज इक्वल टू RE, रेडियस ऑफ द अर्थ। आया समझ में? फॉर्मूला है, तो पढ़ाई होगा सब लोगों ने। जैसे ये है, ये मास m1 है, ये एक मास है m2 है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो एक मास दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, कितनी, Gm1m2/r², पढ़ा है आपने। तो ये जो r होता है ये किसके बीच का डिस्टेंस है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। आया समझ में? अच्छा, इसी को क्या लिखा जाता है, इसी को क्या लिखा जाता है, mg। यही तो mg है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो mm है ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये किसके इक्वल होती है, कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। आया समझ में? ये ग्रेविटेशन में करोगे, ऑलरेडी करने वाले हो आप, ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशन में बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा ग्रेविटेशन। अब एक एक चीज लिख लेते हैं, हमें बेसिकली क्या निकालना है, बेसिकली मास ऑफ द अर्थ निकालना है। तो मास ऑफ द अर्थ जो होगा वो होगा, ध्यान देना, G RE का होल स्क्वायर बाय कैपिटल G। RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ याद रखना कितना होता है, 6400 किलोमीटर। वैसे ये भी मेजर किया जाता है, ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला, ये भी मेजर किया जाता है। ये कहाँ बताऊंगा, ये बताऊंगा इसमें, क्या बोलते हैं, जब मैं अभी लेंथ, इस लेंथ पे आ जाऊंगा ना थोड़ी देर में, कि लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो वहां पे एक मेथड होता है पैरालैक्स मेथड, वहां से मेजर किया जाता है। तो 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ दी अर्थ। अगर इसे मीटर में कैलकुलेट करते हो तो आता है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसी को ऐसे लिख दिया जाता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। याद रखना, ये चीज याद रखनी है, रेडियस ऑफ दी अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6, याद रखो हमेशा, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ती है। कैपिटल जी कितना, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। अच्छा, जी कितना होता है,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जी भी निकाला जाता है, ऐसा नहीं है, जी भी कैलकुलेट किया जाता है। जी के आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला जी कितना है 9.8, तो ये भी कैलकुलेट कर लिया जाता है, मतलब आप मेजर कर सकते हो। तो मैं भी बता दूंगा जी कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो अब आर ही मेजर किया जाएगा, आर ही मेजर किया जाएगा, मेजर करके कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶। जी पता है, कैपिटल जी पता है 6.67 10⁻⁻⁴ और जी 9.8 ये भी मेजर किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों मेजर करने सिखाऊंगा अभी कि जी कैसे मेजर किया जाता है और आर ई कैसे मेजर किया जाता है। अब ये वैल्यू अगर इसमें डाल देते हो तो आपको पता चलता है ये आपका 9.8 6.4 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 10⁻⁻11। तो मास ऑफ द अर्थ आ गया कितना, ध्यान देना, 9.8 6.4 6.4 6.67 इंटू 10⁻12 प्लस 11, ठीक है। लगभग कैलकुलेट करके बता देता हूँ, लगभग कितना होता है, लगभग होता है 6 इंटू 10⁻24, लगभग बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली इतना मास होता है अर्थ का। आया समझ में कैसे किया? यस, आया समझ में सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब आप बोलोगे सर अर्थ का तो चलो आपने निकाल दिया, सन का बताओ कैसे निकालोगे? तो सन के लिए फिर अलग मेथड है सन, क्योंकि देखो क्या होगा, एक मेथड नहीं होता, न्यूटन सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, और भी मेथड है, अलग अलग मेथड होते हैं। ग्रेविटेशन में बताऊंगा, ग्रेविटेशन में कुछ मेथड है जिससे सन का मास निकाला जा सकता है। हाँ, मार्स का मास अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, तो मार्स का भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मार्स के लिए आपको मार्स पे एक बार जाना पड़ेगा, मैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। यहां से आप बैठे हुए कैलकुलेट नहीं कर सकते, कई बार साइज से कैलकुलेट कर देते हैं, साइज से कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ कुछ चीजें हमें साइज से पता चल जाती है कि अर्थ का साइज इतना, मास तो क्या बोलते हैं, मार्स का साइज इतना होगा तो अप्रोक्सीमेटली इतना मास होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको मार्स का मास कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो अभी ध्यान देना। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जी कैसे कैलकुलेट किया होगा अर्थ का 9.8, ठीक है, क्योंकि अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा कि सर जी कैसे कैलकुलेट किया और रेडियस ऑफ द अर्थ कैसे कैलकुलेट किया। तो रेडियस ऑफ द अर्थ के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पैरेलैक्स मेथड, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, पैरेलैक्स मेथड। जी बता देता हूँ जी से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान देना। टू कैलकुलेट जी वी यूज पेंडुलम, ध्यान देना, हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पेंडुलम। कैसे, एक पेंडुलम लिया इस तरीके से, इसकी लेंथ है ले, आप लोगों को पता है कि पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम को अगर आपने थोड़ा सा रोटेट करा के छोड़ दिया, इस तरीके से रोटेट करा के छोड़ दिया, तो वो ऑसिलेट करता है इस तरीके से, कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा, ये सभी को पता है। तो इसका जो मोशन है वो क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, और इसका टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन का, वो होता है 2π√L/g। समझ में आया? L is called length of the pendulum। क्या ये मेजर किया जा सकता है? यस, मेजर किया जा सकता है, ये एक मीटर स्केल से मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे, ध्यान देना, ये आपके सिलेबस में भी है 11th क्लास। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, एक चक्कर लगाने का कितना टाइम लगेगा, जैसे यहां से यहां गया फिर वापस आया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया इसका,
एक ऑसिलेशन करने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैसे मेजर करते हैं, आपके पास क्या होगा, एक क्या आपको स्टॉप वॉच दे दिया जाता है आपको, और आपसे बोला जाएगा कि ये मेजर कर लो कि 6 ऑसिलेशन, ऐसे 6 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा। तो मान लीजिए आपने मेजर किया टाइम क्या बोलते हैं स्टॉप वॉच से, और आया 24 सेकेंड। ठीक है, तो 24 सेकेंड 6 ऑसिलेशन करने में टाइम जा रहा है, तो एक ऑसिलेशन में कितना जाएगा, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड नहीं है, ध्यान देना। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। तो ये आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हो, टाइम पीरियड स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हो। तो जी आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, तो जी क्या है, सिंपल फॉर्मूला टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, स्क्वायरिंग कर दिया तो जी आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। इसमें एल डाल देना, टी डाल देना, जी कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। लगभग 9.8 के आसपास आ जाएगा। अगर एरर रही, इन्वॉल्व रही, तो लगभग क्या होता है 9.67 के आसपास रहता है। एरर हर जगह इन्वॉल्व रहती है, लेकिन हाँ आपको वैल्यू पता चल जाएगी। बात आगे समझ में कि नहीं आई? तो इस तरीके से जी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट जी। ठीक है, तो जी कैलकुलेट कर लिया किससे, सिंपल पेंडुलम से। 9.8 आया, उठा के डाल दिया। आर ई कैसे कैलकुलेट किया होगा, पैरेलैक्स मेथड से। पैरेलैक्स मेथड से आर ई कैलकुलेट किया, डाल दिया। और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता था, तो आप ये डाल दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे कि सर मार्स का या वीनस का मास कैसे मेजर करें, तो फॉर्मूला तो वही है, ध्यान देना। अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, या क्या लिखने की मतलब आपसे समझो, अगर आप ढंग से देखते हो तो मास ऑफ मार्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, जी ऑफ मार्स, मार्स का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 9.8 नहीं होगा, कुछ और होगा। वैसे रेडियस ऑफ मार्स कितना होगा, कुछ और होगा, ऑब्वियसली बात है, अर्थ के इक्वल नहीं, डिवाइडेड बाय जी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स कैसे लेके कैलकुलेट करोगे, तो आपको उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। आपको कहां जाना पड़ेगा, मार्स पे जाना पड़ेगा, और मार्स पे जाके सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करवाना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल जाएगा, मार्स का एक्सेलरेशन, मार्स के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, ये आप बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करने के लिए क्या मार्स पे जाऊंगा क्या, नहीं, ऑब्वियसली बात है, इसलिए जनरली ये तरीका यूज नहीं होता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो आप मार्स पे जाओगे, मार्स पे पेंडुलम लेके जाओगे, पेंडुलम को ऑसिलेट करवाओगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपको पता होगा, तो जी ऑफ मार्स पता चल जाएगा। ठीक है, और आर मास, आर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ मास कैसे मेजर करोगे, पैरेलैक्स मेथड से। सो पैरेलैक्स मेथड से रेडियस ऑफ मार्स मेजर करोगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पेंडुलम से मेजर करोगे। ये वैल्यू यहाँ पे डाल देना, तो मास ऑफ मार्स आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ऐसा जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ जी कैसे मेजर किया होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि सर जी कैसे मेजर किया था। तो जी
एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है कैवेंडिश। कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसे। क्या होता है, ग्रेविटेशनल जब मैं करवाऊंगा तो वहां पे सबसे पहले कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट ही बताऊंगा कि कैवेंडिश ने कैसे मेजर किया था कैपिटल जी। ठीक है, तो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है कैपिटल जी मेजर किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, जी अपने आप तो नहीं आया होगा, ठीक है, सपने थोड़ा ना होंगे न्यूटन को कि भैया कैसे निकाला है। ठीक है, उसने डेफिनेटली कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट कैवेंडिश ने किया था, कैवेंडिश ने जी निकाला। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा कि बहुत मीडियम मास हम कैसे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस वेइंग मशीन से, या स्प्रिंग बैलेंस बोल सकते हैं, या फिजिकल बैलेंस उससे मेजर करते हैं, डायरेक्ट मेजर करते हैं, इसलिए डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। फिर अगर आपको बहुत छोटा मास कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, ठीक है, मेजर नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड है। तो बहुत छोटा मास मेजर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, स्पेक्ट्रोग्राफ, आपको स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करना पड़ता है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा मास मेजर करना है तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज कर सकते हैं। आ गया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी को। ये सब सेकंड चैप्टर में है, तो याद रखना ये सब चीजें, अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट में कुछ बनते नहीं है, न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं बता देता हूँ। न्यूमेरिकल आएंगे, अगर जेईई और नीट में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो सिर्फ 3 जगह से पूछे जाते हैं। एक तो डायमेंशन एनालिसिस से, डायमेंशन एनालिसिस से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और आते भी हैं और आते भी रहेंगे। दूसरा एरर एनालिसिस से, एरर एनालिसिस से खूब क्वेश्चन आए, मैं एरर एनालिसिस में खूब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और तीसरा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसलिए मैं उसे अलग से लूंगा, अलग ही होगा वो थोड़ा सा। ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, वैसे तो लेंथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आना चाहिए, लेकिन उसे मैं अलग ही ट्रीट कर रहा हूँ, तो वो मैं अलग से पढ़ूंगा। ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगेन इसमें क्या है, दो मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है एक तो, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है जिससे आप लेंथ डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले मीटर स्केल यूज कर लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी बड़ी लेंथ मेजर करना चाहते हो, जैसे लेंथ ऑफ द रूम हो गया, विड्थ ऑफ द रोड हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ द बोर्ड हो गया, तो मीटर स्केल आप यूज कर सकते हो, उसी को बोलते हैं कई बार इंच टेप। ठीक है, तो मीटर स्केल से कोई रिलेटेड नहीं है, मीटर स्केल हम यूज ही नहीं करते, मतलब फिजिक्स में ज्यादा कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है ना, फिजिक्स में ज्यादा कुछ मतलब नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये दो आएंगे, ध्यान देना, दो। अगर बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो तो क्या यूज करेंगे हम, वर्नियर कैलिपर। और अच्छी तरीके से और एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो तो यूज करते हैं स्क्रू गॉज। अब ये पार्ट ना थोड़ा सा अलग है, ये मैं अलग ही लूंगा, ध्यान देना, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज मुझे पढ़ाना है तो वो मैं अलग ही लूंगा। ठीक है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा अलग, यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली जाता हूँ किस पे, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये चीज समझ में आई, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। मीटर स्केल की एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेटली रीडिंग को नहीं मेजर कर पा सकते आप मीटर स्केल से। ठीक है, जैसे लेंथ ऑफ द रूम मेजर करना है, तो लेंथ ऑफ द रूम अगर 5 मीटर आ रहा है तो 5.01 मीटर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी मेजरमेंट नहीं किया जाता, एक्यूरेसी नहीं ज्यादा मतलब नहीं रहता। ठीक है ना, लेकिन अगर आप
डायमीटर ऑफ अ थ्रेड मेजर कर रहे हो, मान लीजिए एक स्टील की थ्रेड है, निक्रोम वायर है, सोचो इसका डायमीटर मेजर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है मीटर स्केल यहाँ पे ढंग से रीडिंग नहीं दे पाएगा, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, या तो वर्नियर कैलिपर भी यूज करोगे या स्क्रू गॉज। और वर्नियर और स्क्रू में भी सबसे ज्यादा एक्यूरेटली कौन देता है, स्क्रू गॉज देता है, बहुत अच्छी रीडिंग देता है वो स्क्रू गॉज, तो स्क्रू गॉज यूज किया जाता है। और ये अगले साल है आपके 12th क्लास में जो है, आप निक्रोम वायर का कई जगह आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जैसे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट आएगा, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, वहां पे आप स्क्रू गॉज यूज करोगे टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ निक्रोम वायर। तो इसलिए स्क्रू गॉज इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट मैं अलग से दूंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली किस पे जा रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड पे, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड जो है मैं करवाऊंगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ में, ठीक है। इनडायरेक्ट लेंथ कहाँ यूज होता है, जब आपको बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी है। जैसे अगर आप एक क्या बोलते हैं विड्थ ऑफ मान लीजिए रिवर मेजर करना चाहते हो, रिवर काफी बड़ी है, विड्थ काफी बड़ी है, 1-2 किलोमीटर जो है विड्थ है, तो इंच टेप से आप मेजर नहीं कर सकते, वो इनफिजिबल मेथड है, ठीक है ना, फिजिबल नहीं। तो इनडायरेक्ट कोई मेथड यूज करना पड़ेगा जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर एक बहुत लंबी जो है एक बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा है, तो वहां पे भी इंच टेप काम नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना बड़ा इंच टेप कैसे बनाओ, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया। तो इनडायरेक्ट मेथड कहाँ होगा, जैसे ऊपर बताया था वैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होंगे, जब आपको बहुत छोटी लेंथ मेजर करनी है और बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी है, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ मेजर करना चाहते हो, रेडियस ऑफ मून मेजर करना चाहते हो, तो वहां इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम मेजर करना चाहते हो, तो वहां पे क्या यूज होगा, इनडायरेक्ट। बात समझ में आती है। तो मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं फिलहाल। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूं फिलहाल, बस पहला पार्ट जो है वो है पैरेलैक्स मेथड। ओके, तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, इट इज यूज्ड, it is a method used to measure the distance of stars स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ अर्थ मून फ्रॉम अर्थ। बेटर ये है कि मैं क्या लिखूं, डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ। और क्या कर सकते हो, और क्या यूज कर, कहाँ यूज कर सकते हो, साइज ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स एंड मून, ठीक है। तो इससे आप ऑलमोस्ट हर चीज मेजर कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो, अगर देख पा रहे हो तो समझ पा रहे होगे कि आपको यही तो चाहिए, डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। अगर आप चाहते हो कि आप मेजर करना चाहते हो कि मार्स कितनी दूरी पे है अर्थ से, अब ऑब्वियस सी बात है मार्स जो है डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थ से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आपको इसमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, टेलीस्कोप से किया जाता है, ठीक है। तो बहुत एक्यूरेटली किया जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर मून के लिए तो बहुत ईजी हो जाता होगा, हाँ मून क्योंकि दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, तो बहुत आराम से जो है आप पैरेलैक्स मेथड से डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ मेजर कर सकते हो, साइज ऑफ द मून मेजर कर सकते हो। वैसे सन के लिए भी कर सकते हो, सन भी दिख जाता है, लेकिन जो चीज नहीं दिखती, जैसे बहुत बड़े बहुत दूर जो स्टार है,
है ना, बहुत दूर स्टार दिखते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। तो अगर आप ये मेजर करना चाहते हो कि स्टार जो है कितनी दूरी पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है? कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे मेजर करेंगे? तो ये मैं तीनों बताऊंगा, इसमें तीन चीजें इंक्लूडेड होंगी। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, साइज ऑफ द मून, ये दो चीज मेजर करूंगा, एंड डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैसे मेजर करें, ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि पैरालैक्स, व्हाट इज पैरालैक्स? पैरालैक्स होता क्या है? देखो क्या होता है, भगवान ने हमें दो आंखें दी, ये दो आंखें हैं, ठीक है? और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इन दो आंखों से देखते हो, तो आप जब एक आंख को बंद करते हो और दूसरी आंख से ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो जैसे ही आप करके देखोगे तो पता चलेगा, जिस आंख को बंद करते हो ना उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए दिखेगा। जैसे ये आंख आपने बंद की तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शिफ्ट हो गया। वैसे ये आंख बंद करोगे और ये खुली रखोगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। आया समझ में क्या होता है? क्या हो रहा है, ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला है? करके भी देख सकते हो आप भी। आप जिस आंख को बंद करोगे ना उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो ना उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो पैरेलैक्स होता क्या है? पैरेलैक्स के दो मतलब है, ध्यान दें, दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग क्या होता है कि शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट आईज, ठीक है? टू डिफरेंट आईज। या एक और मतलब है इसका, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या बेटर ये है एपरेंट शिफ्ट बोलूं, एपरेंट शिफ्ट, ठीक है ना? लगता है, शिफ्ट नहीं होती, ऑब्जेक्ट तो वहीं पे बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट तो वहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट आईज, ठीक है ना? एक आई से देखो फिर दूसरी आई से देखो। या दूसरा मतलब क्या है? दूसरा है शिफ्ट इन द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट when it is seen from two different position, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? दो अलग अलग जगह से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो तो पोजीशन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पोजीशन शिफ्ट हो गई, लेकिन पोजीशन शिफ्ट नहीं, वो तो वहीं पे अटका हुआ है, क्योंकि आप दो अलग अलग पोजीशन से देख रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट हो गई है, ठीक है? तो पैरेलैक्स का मीनिंग क्या होता है? पैरेलैक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है देखना, क्या है? देखना जरा क्या है। इट इज दी change in the position of object with respect to, yeah, simple, it is the change in the position of object when the object is seen from two different positions। बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया। आया समझ में कि नहीं?
तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेलैक्स, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही आपको समझना है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग जगह से देख रहे हो, आप बोलोगे सर मैं तो दो आंखों से देख रहा हूं, फिर क्या होगा? आप क्या करो, आप ऐसे सोचो कि आप एक आंख बंद करो, उससे देखो, फिर दूसरी आंख से देखो, तो आपको लगेगा कि यार पोजीशन शिफ्ट हो रही है। पोजीशन शिफ्ट नहीं होती है एक्चुअल में, ऑब्जेक्ट वही है, क्योंकि आप दो अलग अलग जगह से देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेलैक्स। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड से आप क्या मेजर करोगे? यू विल स्टार्ट मेजरिंग दी सबसे पहले मैं क्या मेजर करके दिखाता हूं आपको, डिस्टेंस ऑफ मून मेजर करके दिखाता हूं बाय पैरेलैक्स मेथड। मून का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान देना है, ध्यान से समझना इस चीज, बहुत सिंपल है और लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, तो ध्यान से समझना। ये है अर्थ, ये है मून। अब आप क्या करोगे, आप कैसे मेजर करोगे? ध्यान से समझना इस चीज को कि कैसे मेजर किया जाता है। देखना, ढंग से समझना इस चीज को। आप क्या करोगे कि सबसे पहले एक स्टार ले लेना जो बहुत ज्यादा दूरी पे है। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि स्टार बहुत ज्यादा दूरी पे है, कोई भी आर्बिट्री स्टार ले लो जो काफी ज्यादा दूरी पे है, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो अर्थ पे, ठीक है, आप इस स्टार को देख रहे हो तो आपके ऊपर दिखेगा, ये स्टार जो है आपके ऊपर दिखेगा। अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज की और आप पहुंच गए यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पहुंचे और अब आप स्टार को देखोगे तो स्टार अभी भी आपको ऊपर ही दिखेगा, बिल्कुल ऊपर ही दिखेगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या बोला है? होता है कि नहीं ऐसा? एक स्टार को देखो, आप खड़े हो गए, मान लीजिए आप खड़े हो दिल्ली में, दिल्ली में, और आप पहुंच गए मुंबई में, ठीक है। मान लीजिए एक कौन सा स्टार है, नॉर्थ पोल है, पोल स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा, पोल स्टार है। अब आप दिल्ली से पोल स्टार को देख रहे हो और फिर मुंबई से पोल स्टार को देख रहे हो, तो आपको पता चलता है कि पोल स्टार की पोजीशन चेंज नहीं होती आपके रिस्पेक्ट में। आप तो मूव कर रहे हो लेकिन आपको दिखेगा पोल स्टार तो वहीं पर है। ऐसा क्यों है, समझ में आया? क्योंकि ये स्टार बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए स्टार की पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। लेकिन क्या मून की हो रही है? हाँ जी, मून की तो हो रही है, मून बहुत पास है ना, तो मून की पोजीशन चेंज हो रही है, ध्यान दो। ठीक है, अब आपके हाथ में क्या रहता है? आपके हाथ में रहती है दूरबीन, या बेटर ये है कि आप क्या बोलोगे, टेलीस्कोप। ठीक है, आपके हाथ में क्या होगा, टेलीस्कोप। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, ध्यान से समझना, आप पहले दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में खड़े होकर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस दूरबीन से किसे देखना है, पोल स्टार को देखना है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, क्या कर रहा हूं। दूरबीन दिल्ली में खड़े होके सबसे पहले आपको क्या देखना है, पोल स्टार को देखना है। ठीक है, पोल स्टार को देखने के बाद टेलीस्कोप से देखोगे, ऑब्वियस सी बात है टेलीस्कोप से दिखेगा ढंग से। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे, किसे देखोगे, आप फिर देखोगे मून को। क्या इस देखने में आपको टेलीस्कोप को रोटेट करना पड़ेगा? यस सर, है ना, बहुत बढ़िया। कितना रोटेट करना पड़ेगा, θ1। क्या ये मेजर किया जा सकता है? है ना, मेजर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप ही तो टेलीस्कोप को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक डी लगा देना, प्रोटेक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर लगा देना।
इससे थीटा वन मेजर हो जाएगा। थीटा वन किस में मेजरिंग होगा? रेडियन में। ये चीज याद रखिए, ठीक है। ओके, ये दिल्ली में काम किया, मेजरमेंट बता रहा हूं किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। दिल्ली में काम किया। फिर आप क्या बोलोगे कि सर मैं मुंबई पहुंच जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप मुंबई जाते हो तो मुंबई में आपको इतना डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, इतना। मैं मुंबई पहुंच गया, अब मुंबई में खड़ा हूं, ध्यान देना। तो मुंबई में दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस जो है अप्रोक्सीमेटली, ये मान लिया मैंने डी, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और मुंबई, ठीक है, आप ऐसे सोचो। अब मुंबई में भी यही काम करो जाके, तो मुंबई में आपको क्या करना है? फिर से यही काम करना है। पहले आप किसे देखोगे? पोल स्टार। अब क्योंकि पोल स्टार बहुत ज्यादा दूर है आपसे, तो पोल स्टार तो आपके ऊपर ही रहेगा। ये चीज समझ में आई क्या है, क्या बोला हूं? बहुत सिंपल मेथड से बता रहा हूं, ध्यान देना। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? पोल स्टार को देखना पड़ेगा। पोल स्टार कहां पे है? अभी भी बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो पोल स्टार आपके ऊपर ही दिखेगा आपको। लेकिन अगर मैं मून की बात करूं, तो मून क्योंकि आपके पास है, तो मून की पोजीशन में कुछ चेंज दिखेगा आपको। एपरेंट पोजीशन में कुछ चेंज दिखेगा। मून को देखो, ये एंगल आप मेजर कर सकते हो। मान लीजिए आया थीटा 2। ये चीज समझ में आ गई सभी को? अच्छा, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो तो पता चल जाएगा। क्लियर हुआ ये? यस, एक बार बता दो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यस, बहुत बढ़िया। तो इस थीटा 1 प्लस थीटा 2 को क्या ले लिया जाता है? थीटा ले लिया जाता है, एंड इट इज मेजर्ड बाय टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से मेजर किया जा सकता है, ठीक है। डी क्या है? डिस्टेंस मूव ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसको देख रहा हूं ए बी सी, सिर्फ आप ए बी सी को देखो बस। थोड़ा सा ऐसे नहीं बनेगा, बेटर ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, देख ला जरा। ट्राइंगल ही बना रहा हूँ, ठीक है, बेटर ये ट्राइंगल बना लो। इस तरीके का ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। ये उल्टा बना दिया, बट ठीक है, समझ लो। ये है डी, ये है थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज थीटा, ये रेडियन में है। और यहां ध्यान देना, ये जो होता है, ये ये जो लेंथ है, इसको मैं नाम दे रहा हूं आर। आर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ये है आर। अब अगर आप ढंग से देखोगे डी, थीटा और आर में क्या रिलेशन होगा? सिंस, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, जो थीटा आता है ना, ये बहुत छोटा आता है, ये बहुत बड़ा नहीं है। इतना भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा। जैसे ऑब्जेक्ट जब पास होता है तो आपको एपरेंट पोजीशन ना बहुत साफ साफ दिखाई देती है कि यार चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप मून के बारे में देखोगे ना, तो मून में यही काम करके देखना, एक आंख से मून को देखना, फिर दूसरे, तो पोजीशन में ज्यादा चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। ये जो थीटा होता है, ये बहुत छोटा होता है। बात समझ में आई क्या? थीटा इज वेरी स्मॉल। तो थीटा अगर बहुत छोटा है, तो ये जो ABC है ना, इसको आप क्या मान सकते हो? If theta is very small,
the triangle ABC can be assumed as arc of circle. सर्कल की एक आर्क समझ सकते हो, ठीक है। और सर्कल की अगर आर्क समझ ले रहे हो आप, अज्यूम कर सकते हो कि यू कैन अज्यूम दैट ABC इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो आपको पता है कि अगर आर्क ऑफ द सर्कल समझा हुआ है तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, पढ़ा होगा ना, पढ़ा था, थीटा इन रेडियन इनटू रेडियस। लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ पे क्या है, डी, ध्यान देना, डी। थीटा रेडियन में पता है आपको, और रेडियस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ आर है, ध्यान देना, आर। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, डी बाय थीटा। डी यहाँ पे क्या है, डी था डिस्टेंस मूव ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ, जो कि आप मेजर कर सकते हो, आराम से मेजर कर लिया जाएगा कि जैसे दिल्ली से अगर आप मुंबई मेजर करते हो, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट मूव करो तो अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस मेजर करते हो वो लगभग 1300 किलोमीटर के करीब करते हो, तो डी पता चल गया। थीटा, थीटा कौन मेजर करके दे देगा, टेलीस्कोप मेजर करके दे देगा। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दी। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन की तरह आपने आर्क कैसे मान लिया। देखो क्या होता है कि एक चीज समझना, जैसे मुझे बता देना चाहिए, देखना जरा, बता देता हूँ, फिर यहाँ एंड करते हैं। कल मैं एरर एनालिसिस स्टार्ट करवा दूंगा, ये टॉपिक जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। एरर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, उसमें काफी डेरिवेशन भी है और क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखना जरा, यहाँ समझना इस चीज को। एक तो ये पार्ट लिया और एक ये पार्ट लिया, ध्यान देना, दोनों में अंतर देखो। दो ट्राइंगल बने, ठीक है, दो ट्राइंगल के, ओ ए बी, ओ सी बी। अच्छा, अगर आप ओ ए बी ट्राइंगल की बात करो तो थीटा जो है बड़ा है, जो थीटा होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और यहाँ पे जो थीटा है वो छोटा है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो थीटा जब बड़ा होता है तो ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये थोड़ी सी बड़ी होती है ए बी से, देखो, दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो इस केस में ए बी को आप लेंथ ऑफ द आर्क नहीं मान सकते, है ना। लेकिन अगर यहां देखो, यहां ऊपर देखो तो पता ही नहीं चल रहा कि ये लेंथ, ये और लेंथ ऑफ द आर्क अलग अलग है, ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम लेंथ। ऊपर देखो क्या होगा, ऊपर देखोगे जब थीटा छोटा है, थीटा छोटा है तो आपको पता चलता है ये है लेंथ ऑफ द आर्क, ये देखो ये लेंथ ऑफ द आर्क, और यही क्या है, ट्राइंगल की साइड है। तो पता चल रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, नहीं, दोनों इक्वली लग रही है। तो जब थीटा छोटा होता है तो क्या होता है, आप ट्राइंगल को ही आर्क मान सकते हो। आया समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। और काइनेमेटिक्स जब मैं करवाऊंगा तो दोनों लेंथ निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है, तो वहां पे मैं ये निकाल के ही दिखाऊंगा, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चाहोगे तो कल आपको निकाल के दिखा दूंगा कि ये ए बी लेंथ कितनी होगी, ये कितनी होगी, और लेंथ ऑफ द आर्क कब कितनी होगी। और इन अ सर्टेन कंडीशन जब थीटा बहुत छोटा होता है तो ये दोनों इक्वल हो जाती है। ये मैं कल आपको डेरिवेशन करके दिखा दूंगा। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से मुझे मैं पैरेलैक्स मेथड यूज कर सकता हूं टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको ये, ठीक है।
और ध्यान देना, यही मेथड यूज करता रहूंगा, यही मेथड यूज करता रहूंगा हर जगह, देखना कल बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए काफी है। ठीक है, कल जो है एब्सेंट मत होना कोई भी प्लीज, क्योंकि कल मैं एरर एनालिसिस स्टार्ट करवाऊंगा और एरर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस और नीट में, ध्यान देना बहुत क्वेश्चन आते हैं। दो टॉपिक अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पैरेलैक्स मेथड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। करवा रहा हूँ पैरेलैक्स मेथड, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, लेकिन कल मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस के बाद क्या होगा, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू वॉच। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से समझना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए काफी। ओके, थैंक यू। रिपोर्ट